हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, हम लोग एक सीरीज़ शुरू किए थे जिसमें हम लोग यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम प्रीलिम्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे। जो हम पॉलिटी का सेक्शन शुरुआत किए थे और वो क्वेश्चंस हम दिशा पब्लिकेशन से लिए थे। दिशा पब्लिकेशन की एक बुक आती है मृणाल सर द्वारा जो निकाली जाती है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत रिलायबल बुक है। उससे हम उस क्वेश्चन और उसके डिटेल को देख रहे थे। तो ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोज़ में 10 क्वेश्चन कवर कर चुका हूँ। अब आज से 11 से 15 क्वेश्चन तक करेंगे हम लोग। आज 11 से 15 क्वेश्चन तक। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राज्य विधानमंडलों द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा। इसके ऑप्शंस हैं केवल एक, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1 और 2। देखिए, संसद द्वारा ही लाया जाता है कोई संविधान संशोधन पारित करने के लिए, तो संसद में राष्ट्रपति भी शामिल होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति प्रस्तुति नहीं कर सकता है। लोकसभा या राज्यसभा द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। इसका आंसर सही हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनप्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 द्वारा निर्वाचन विधि में हुए हाल के संशोधन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला दिया है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अथवा भारत के संविधान के अपमान के अपराध के लिए किसी दोष सिद्धि को तिथि से 6 वर्षों के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव लड़ने की अयोग्यता हो जाएगी। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई है। कोई अभ्यर्थी अब एक से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए खड़ा नहीं हो सकता है। चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट नहीं किया जा सकता। इसका ऑप्शन है 2 और 3, 1, 2 और 4, 1 और 3, 1, 2, 3, 4। इसका बहुत साधारण सा उत्तर है। आप लोग एलिमिनेशन पद्धति जानते होंगे, कैसे कर सकते हैं आप लोग बहुत अच्छे जानते होंगे कि कोई भी एक कैंडिडेट एक के बजाय 2 जगह से भी लड़ता है और बहुत बार वो जीत भी जाता है। तो इसमें तीसरा कह रहा है, तीसरा स्टेटमेंट, कोई अभ्यर्थी एक से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए नहीं खड़ा हो सकता, जो कि गलत है। यही ऑप्शन तीसरा गलत है। मतलब अगर 3 को हम एलिमिनेट कर देते हैं तो देखिए, पहले ऑप्शन में भी 3 है, दूसरे ऑप्शन में भी 3 है और चौथे ऑप्शन में भी 3 है। केवल एक ऑप्शन बी में 3 नहीं है, जो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब 1, 2 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट क्या करता है? मतलब 73वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था? तो मैंने जो अनुसूची की वीडियो बनाई थी उसमें 12 अनुसूची मैंने करवाया था। उसमें से देखिए, अगर आपको 73वें संविधान संशोधन याद हो तो हम बताए थे 73वें संविधान संशोधन से पंचायत, जो 11वीं अनुसूची ऐड की गई थी, उसमें पंचायतों का वर्णन है। मतलब पंचायती राज उसका वर्णन है। तो देखिए, पंचायती राज जहाँ भी जिस भी ऑप्शन में दिखे आपको, वही ऑप्शन इसका सही होगा। तो देखिए, ऑप्शन सी में दिया है, देश के मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। समझ गए? इसका आंसर हो जाएगा 3, मतलब सी ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अब इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं। इसमें 4 अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 का, अनुच्छेद 351। थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। इसका आंसर एक्चुअली में हो जाएगा अनुच्छेद 350 का, लेकिन बाकी अनुच्छेद के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। अनुच्छेद 350 का 1956 में 7वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और अनुच्छेद 149, भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 349 में है। अब अनुच्छेद 350 में क्या है? इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी व्यथा निवारण के लिए राज्य या संघ में प्रयोग की जाने वाली भाषा में प्रतिवेदन दे सकता है। और लास्ट है अनुच्छेद 351, इसमें है, इसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की 4थी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? देखिए, आप पिछले क्वेश्चन पिछले वीडियोज़ से और इस वीडियोज़ में देखेंगे तो सीधे अगर आप मेरी अनुसूची वाली वीडियो देखे हैं तो उसमें से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली आए हैं।
मतलब अनुसूचियों से आई हैं। सिर्फ अगर अनुसूचियाँ आपको बहुत अच्छे से याद हैं, 12 अनुसूची और उसमें वर्णित विषय सिर्फ, तो आप 3 क्वेश्चन का आंसर सीधे सीधे दे सकते हैं, बिना किसी ऑप्शन के, बिना किसी सोच समझ के, एकदम आराम से दे सकते हैं, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अब देखिए चौथी अनुसूची में क्या था, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन मैंने करवाया था। देखिए ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, ये आंसर आपको दिख रहा है ऑप्शन डी में। तो इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिना किसी और ऑप्शन को पढ़े भी आप समझ सकते हैं कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन। देख लेते हैं बाकी के क्या है। इसमें संघ और राज्यों की भी शक्तियों का विवरण सूचीबद्ध है, जो गलत है। इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं, ये भी गलत है। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है, ये भी गलत है। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान अनुसूची 5, माफ़ कीजिएगा, हाँ अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में दिया गया है, जिसमें अनुसूची 6 में दिया गया है AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में। बाकी अनुसूची 5 में अन्य राज्यों की जो जनजातीय राज्य हैं उनके प्रशासन के संबंध में वर्णन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और कोशिश करिए शेयर भी कर दीजिए, अच्छा लगे तो ज़रूर करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।